चिल्ड्रन हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी कर रहे थे। हम लोग ने ये कंप्लीट नहीं करा था, बट हम लोग ने सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस तक ही छोड़ दिया था। वी हैड टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार फिर से यहाँ से रिविज़न दूँगी, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। और चिल्ड्रन, अगर आपको रिविज़न चाहिए कहीं का भी किसी भी चैप्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू ऑल आर इन क्लास 10th, so you could just write a text in the group कि मैम हमें इस चैप्टर का रिवीजन चाहिए, मतलब इस पार्ट का रिवीजन चाहिए जो इस चैप्टर में है। ठीक है, मैं उस चैप्टर का रिवीजन वीडियो बना दूँगी और आपको थोड़े दिन में अपलोड करके दे भी दूँगी। ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस दिस, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। नाउ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती कैसे है। हमने देखा था कि इंडिया में फेडरलिज्म नाम नहीं है, बट उसकी सारी प्रिंसिपल्स अप्लाइड है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में द वर्ड फेडरलिज्म इज़ नॉट इंक्लूडेड। एंड कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी करा था ग्रुप में। नाउ अब फेडरलिज्म चाहे अनाउंस्ड नहीं है, पर हम तो भी इंडिया को एक फेडरल कंट्री मानते हैं। ठीक है, नाउ इन इंडिया जो फेडरल एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे वो किस वजह से सक्सेसफुल थे। वो इस वजह से सक्सेसफुल थे कि प्रोविजंस तो थे ही थे कि कैसे क्या प्रैक्टिस होनी है, बट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी थी हमारी कंट्री में, जिसने अराइज करा स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर। एंड सबके मन में ये आ गया कि सबको साथ में ही रहना है, इवन दो दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब ये बात थी कि जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। और भी रीजंस थे डिवीज़न ऑफ स्टेट्स के, पर एक ये रीज़न भी मेजर था। कई लोगों को लगता था कि ये इंडिया को तोड़ देगा डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में, बट ये ऐसा नहीं था, बल्कि और यूनिटी आ गई थी आफ्टर डिवीज़न, बिकॉज सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लग गए थे। नाउ इन 1947 हम लोग ने ऊपर वाला मैप देखा था, काफ़ी सारे बाउंड्रीज़ थी जो अब नहीं है या अब डिफरेंट हो गई हैं। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न भी हो गए हैं स्टेट्स में। सो दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये भी करा गया था कि जो लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक स्टेट में कर दिया जाए। सम स्टेट्स were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। मतलब जो एथनिकली भी डिफरेंट थे उनको भी डिफरेंट स्टेट में कर दिया था। दिस इंक्लूडेड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। अब जो स्टेट्स डिवाइड करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी, वो थे नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ओके, नाउ व्हेन आई से जियोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी कैसे करा गया। अब जैसे एक मैं इंस्टेंस देती हूँ। देयर इज़ अ रिवर जो डिवाइड करती है मेघालय फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, सो अब ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह एक्ट करती है रिवर। ठीक है, तो रिवर इज़ व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। तो ये एक जियोग्राफिकल बॉर्डर टाइप्स हो गया। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ओके, देन कमिंग टू व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड सम नेशनल, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कई लोगों को फियर हुआ कि इंडिया टूट जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में, बट ऐसा नहीं हुआ। वो मोर यूनाइटेड बन गया और उसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ईजी कर दिया। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज पॉलिसी। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा था कि हिंदी को
इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे नहीं रखा गया था, पर और हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई कर दिया था। बट प्रॉब्लम ये थी इंडिया में कि जो हिंदी थी वो मदर टंग पूरे लोगों की नहीं थी, वो सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते थे, उनकी मदर टंग सिर्फ उस टाइम पे 40% लोगों की थी। तो अब ऑफिशियल लैंग्वेज जब हिंदी को डिक्लेयर कर दिया गया तो बाकी ऐसी 21 और लैंग्वेजेस थी जिनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोल दिया गया, ठीक है। और उन स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस को ये हक मिला कि जब कोई एग्ज़ामिनेशन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशंस के लिए, तब उनके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो इन लैंग्वेजेस में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ओके, सो मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। अब कई ऐसे गवर्नमेंट वर्क प्लेसेस भी हैं जहाँ पे उस स्टेट की लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है। नाउ जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इंग्लिश को हटा दिया गया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कई सारी ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया कि इंग्लिश को कंटिन्यू होने दे, बिकॉज कई ऐसी स्टेट्स थी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और उनको दिक्कत होगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस मूवमेंट का रिस्पॉन्ड करा कि वो कंटिन्यू करेंगी यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो अब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मान्य हैं। नाउ मेनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, और कई लोग भी ऐसे थे जिनको लगा कि ये फेवर करेगा जो इंग्लिश बोलते हैं, जो हाई लेवल इंग्लिश बोलते हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज़ टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज कर दोगे तब आप कहीं ना कहीं हिंदी को प्रमोट कर रहे हो, अपनी मातृभाषा को भी वो कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। Now promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language। पर प्रमोशन के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकती है उन स्टेट्स पर जहाँ पे वहाँ के लोग दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। सपोज़ तमिलनाडु में सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि वहाँ पे वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए हिंदी कर दे, नो, बिकॉज वहाँ पे बेसिकली लोग तमिल या तेलुगु बोलते हैं। So the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। ना जो हमारी कंट्री ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, दिस इज़ टू बी एप्रिशिएटेड, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, सो वी हैव completed this language policy। ओके, नाउ कमिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे हैं। वी विल गेट टू नो मोर अबाउट देम। Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice। Restructure मतलब फिर से उसमें और चीज़ें एडवांस थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करना सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को, जिससे वो आगे डायरेक्शन में बढ़े। उसने फेडरलिज़म को हमारी कंट्री में और मजबूत कर दिया है प्रैक्टिस में। How the constitutional arrangements for sharing of power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements। अब constitutional arrangement जो था शेयरिंग ऑफ पावर, वो रियलिटी में डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टीज़ और लीडर्स उन अरेंजमेंट्स को कैसे फॉलो करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक अग्रीमेंट करा गया था कि क्योंकि सबका जुरिस्डिक्शन अलग अलग था और कोई एक दूसरे के ऊपर
डिस्ट्रस्ट नहीं करेगा कि वो अपने पार्ट का अग्रीमेंट रखेगा नहीं, वो भी अपने पार्ट पे काम करेगा, आपको भी अपने पार्ट पे काम करना पड़ेगा और दूसरे पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। सो ये अग्रीमेंट डिपेंड करता है रियलिटी में कि जो लीडर्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं आपस में। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब काफ़ी लंबे समय तक जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो मतलब एक ही पार्टी के लोग होते थे। दिस meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units। इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स नहीं थे, मतलब उनके पास सपोर्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, मतलब वो किसी और पार्टी के तो थे नहीं, कोई दूसरी पार्टी का होगा तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा, सेम ही पार्टी थी, सेम ही मेनली मुद्दे थे। ओके, जो गोल्स थे वो भी कहीं ना कहीं सेम ही थे, और अगर एक ही पार्टी के लोग होंगे तो वो तो आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं बजाय ऑपोजिशन के। ठीक है, एज व्हेन the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states। अब अगर सेंटर की जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी है और एक स्टेट पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पार्टी जो है जो वहाँ पे जीती है वो अलग है, दो सेंटर और स्टेट की जो पार्टीज़ है वो अलग अलग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहेगी कि वो स्टेट की पावर कम कर सके, तो उस टाइम पे कई बार यही होता था। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज़। और उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि वो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी, राइवल पार्टी जो एनिमी होती हैं वो कंट्रोल करती थी। सो दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी तो ये तो फेडरलिज्म कम करेगा ही करेगा, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब ही शेयरिंग ऑफ पावर होता है भाई। तो जब अपना कोई पावर का मिसयूज़ करेगा तो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को तो कम कर रहा है, उसकी स्पिरिट को तो कम कर ही रहा है ना। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। सो इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट चेंज्ड आफ्टर 1990 इन रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, तो आप उसमें लिखोगे दैट when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. At that time, the central government would often misuse the constitution to dismiss state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism, but all this changed आफ्टर 1990। ये होगा इसका आंसर। नाउ दिस पीरियड सॉ द फर्स्ट राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब 1990 के बाद ऐसा पीरियड था जहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लग गई काफ़ी स्टेट्स में। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स। नाउ पहले हम लोग देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। ऑल्दो आप लोग ने क्लास 7th-8th में पढ़ा होगा, बट स्टिल अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोएलिशन, फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट जो 2 या 3 मतलब 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हों तो वो अगर साथ में आ जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट तब फॉर्म करी जाती है जब उनको लगता है कि वो
अपने आप से नहीं जीत पाएंगे, तो मतलब अगर आप दूसरों के साथ चले जाओगे, मर्ज हो जाओगे, काफ़ी लोग साथ में आ जाएंगे, तो अब हर किसी का वोट तो आपकी एक कॉमन गवर्नमेंट को जाएगा, कोएलिशन गवर्नमेंट को, तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें लोग बेसिकली क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक अलायंस बनाते हैं, मतलब अग्रीमेंट भी सब साइन वाइन होता है, एक पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, मतलब साथ में आते हैं और एक कॉमन प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं कि जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कि इसकी नहीं, इसकी पॉलिसी अलग है, इसकी पॉलिसी अलग थी, ये सब ना हो, एक कॉमन प्रोग्राम अडॉप्ट करें वो लोग कि जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में। तो ये है मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट का। व्हेन अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज is called a coalition government, and usually partners in a coalition form a political alliance and adopt a common program. अब जो ये पीरियड आफ्टर 1990 था उसमें बहुत सारी कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनने लग गई थी एट द सेंटर लेवल. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. अब किसी एक भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी लोकसभा में, तो कई सारी नेशनल पार्टीज़ अलायंस फॉर्म करती थी जिसमें कुछ रीजनल पार्टीज़ भी इंक्लूडेड थी और वो गवर्नमेंट बनाती थी सेंटर का, मतलब एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती थी जिसमें नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स दोनों ही आ जाती थी कई बार. नाउ दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. अब इसने स्टार्ट करा एक नया कल्चर पावर शेयरिंग का और रिस्पेक्ट करी ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी जगह पे हैं और उनको अपनी पावर इस्तेमाल करने दी जाए. ओके, just a second. Yeah, this trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in a arbitrary manner. Arbitrary मतलब कि मतलब कोई भी सॉलिड रीज़न ना हो और तो भी वो डिसमिस कर दें. तो मेन जो जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट्स को एक आर्बिट्री मैनर में, मतलब एक वेग मैनर में. उनको अगर डिसमिस करना होगा तो वो इतनी आसानी से नहीं कर सकते. अब ये प्रोसीजर बहुत डिफ़िकल्ट होगी और तभी होगी जब कोई सॉलिड रीज़न होगा स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए. ऐसी वो डिसमिस नहीं कर सकते. ओके, सो द मेजर जजमेंट फॉर द चेंज, ये क्या है मेजर जजमेंट? ये है सुप्रीम कोर्ट का. ओके, ये जो मैंने हाईलाइट करा है. So the first question for the worksheet is, what undermined the spirit of federalism before 1990? ये है पहला क्वेश्चन. ठीक है. The second question is, what is a coalition government? Okay. The third question is, what was the major judgment that led to a new culture of power sharing? Okay, what was the major judgment that led to a new culture of power sharing?